नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 16 फरवरी 2026। पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों और कानूनी गलियारों में काफी कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियों से लेकर हाई कोर्ट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों तक आज हम इन सब पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल, और इस बार जो हम देख रहे हैं वो चर्चा सिर्फ फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की अपनी छवि, टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियां और समाज पर असर डालने वाले मामलों पर भी है। हाँ, तो चलिए शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी से करते हैं। हाँ, वो टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जब जज खुद को उत्तम या सर्वगुण संपन्न दिखाने की कोशिश करते हैं तो न्यायिक नेतृत्व असल में कमजोर हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जज बेंच में आने के बाद कोई तैयार उत्पाद नहीं होते। देखिए, इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो है कि ये आत्मचिंतन का संदेश न्यायपालिका के बिल्कुल शीर्ष से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका की ताकत परफेक्ट होने के दावों में नहीं है, बल्कि विनम्रता और लगातार सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें है। मतलब ये जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बयान माना जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बयान है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर हिंसा मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाँ, और वो इस पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या मुकदमों की निगरानी का काम मणिपुर या फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट को सौंपा जा सकता है। और जस्टिस गीता मित्तल पैनल की सिफारिशों पर भी जोर दिया गया है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक रणनीति को दिखाता है। मतलब शीर्ष अदालत निगरानी तो रखना चाहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम के लिए वो स्थानीय न्यायिक मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहती है। स्थानीय कार्यान्वयन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। और संतुलन की बात हो रही है तो एक और मामला है जहां अदालत ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है, डिजिटल फ्रॉड। सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी को डकैती कह दिया है। हाँ, और केंद्र को एक मानक संचालन प्रक्रिया मतलब एक एसओपी बनाने को कहा है। सीजीआई ने जो टिप्पणी की वो दिल को छूने वाली थी। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग जोड़े के लिए ये उनकी जीवन भर की बचत होती है और बैंकों का कर्तव्य है कि वे ग्राहकों की रक्षा करें। सही बात है। तो ये मामला सिर्फ पैसों के नुकसान का नहीं है, बल्कि ये वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अदालत सिर्फ एक केस नहीं देख रही, वो एक पूरे सिस्टम का समाधान चाहती है। एक एसओपी की मांग कर रही है। हाँ। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से कुछ और भी खबरें हैं जो संक्षिप्त हैं पर महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि अदालत परिसर में पान मसाला और गुटखा थूकने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी था। और नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित का नाम बदलने का भी आदेश दिया गया। अच्छा, वजह क्या बताई गई? कहा गया कि ये नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। दिलचस्प। और एक और बड़ी खबर है, 17 मार्च को इंडस्ट्री यानी उद्योग की परिभाषा पर सुनवाई के लिए 9 न्यायाधीशों की बेंच का गठन किया गया है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा मामला है। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब रुख करते हैं हाई कोर्ट्स की तरफ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमएनएस और राज ठाकरे द्वारा कथित हेट स्पीच पर विशिष्ट विवरण मांगा है। हाँ, और ये कानून के एक अहम सिद्धांत को दर्शाता है। अदालत को सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि ठोस सबूत चाहिए। कब, क्या, कहाँ कहा गया। और इसी अदालत ने विजय माल्या को भारत लौटने का एक आखिरी मौका भी दिया है। यहाँ भी एक सिद्धांत काम कर रहा है, वो ये कि कोई भगोड़ा उसी कानूनी प्रणाली से राहत नहीं मांग सकता जिससे वो भाग रहा है। पहले आप सिस्टम का सम्मान करें, फिर राहत की उम्मीद करें। सही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट की बात करते हैं। अदालत ने अपराध में बच्चों के इस्तेमाल को उभरता हुआ खतरा बताया है और इसी आधार पर मानव तस्करी के एक मामले में अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी। ये बहुत संवेदनशील मामला है। और एक और मामला जो काफी चर्चा में है, अदालत ने यूट्यूबर कैरी मिनाटी को करण जौहर के खिलाफ एक अपमानजनक वीडियो प्रसारित करने से रोक दिया है। देखिए, यहाँ एक दिलचस्प जुड़ाव है। एक तरफ अदालत बच्चों के शोषण के खिलाफ खड़ी है, तो दूसरी तरफ वो डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच की वो जो महीन रेखा है उसे परिभाषित कर रही है। और ये दोनों ही आज के समय के बड़े कानूनी सवाल है ना। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और हाईकोर्ट की खबरें भी ध्यान खींच रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक दुखद मामले में टिप्पणी की कि भारत भले ही अपनी बेटियों की जय जयकार करता हो, लेकिन बच्चियां आज भी खतरे में हैं। ये बहुत ही मार्मिक टिप्पणी है। ये दिखाती है कि अदालतें समाज का आईना भी हैं।
और मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने खुद को एक मामले से अलग कर लिया। हाँ, और उसकी वजह बहुत गंभीर थी। वकीलों ने दावा किया था कि एक वरिष्ठ वकील ने जज को रिश्वत देने के नाम पर मुवक्किल से 50 लाख रुपए लिए थे। तो जज ने खुद को अलग कर लिया। ये न्यायपालिका की पारदर्शिता के लिए एक अच्छा संकेत है। बहुत अच्छा संकेत है। और एक और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से है। वहां एक जज ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद अपना रोस्टर बदलने का अनुरोध किया है। ये न्यायपालिका के भीतर के दबाव को भी दिखाता है। हाँ, ये दिखाता है कि सिस्टम के अंदर भी कितनी चुनौतियां हैं। चलिए, अदालतों से परे देखें तो सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। एआई अपराधों से यूजर्स को बचाने के लिए नए आईटी नियमों में संशोधन किया है। और कंपनियों को 20 फरवरी तक इनका पालन करने को कहा गया है। ये एक बड़ा रेगुलेटरी अपडेट है। यह दिखाता है कि सरकार टेक्नोलॉजी की रफ्तार के साथ चलने की कोशिश कर रही है। और यहाँ ध्यान सिर्फ सजा पर नहीं बल्कि बचाव पर है। हाँ, सक्रिय उपायों पर है, जैसे तकनीकी आधारित उपकरण और अपडेटेड नीतियां। अब एक हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद की बात करते हैं। 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर कपूर परिवार के विवाद में अदालत मध्यस्थता पर जोर दे रही है। और जस्टिस मिनी पुष्करना की टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। उन्होंने कहा, यह किसी और की मेहनत का फल है, इसे अभिशाप न बनने दें। अदालत का दृष्टिकोण यहाँ क्या है? देखिए, बड़े पारिवारिक संपत्ति विवादों में न्यायपालिका अक्सर लंबे मुकदमों के बजाय एक सौहार्दपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देती है, ताकि रिश्ते बने रहें। बिल्कुल, ताकि रिश्ते बने रहें। और अंत में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांवरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से 30 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं। ये मामला दिखाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जा सकने वाली ज्यादतियों पर एक तरह से एक चेक का काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जांच और आरोप की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है अगर हम इन सारी खबरों को एक साथ देखें? पिछले 2 दिनों की ये खबरें कुछ बड़े विषयों को उजागर करती हैं, है ना? हाँ, करती है। एक तो है न्यायपालिका के भीतर आत्म सुधार की भावना। दूसरा, टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो हर जगह दिख रहा है। एआई, डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन मानहानि। और तीसरा, समाज के कमजोर वर्गों जैसे बच्चे, पीड़ित, उपभोक्ता, उनकी सुरक्षा पर एक गहरा ध्यान। इसमें एक और बात है, संतुलन की। हाँ, वो एक आवर्ती विषय है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के बीच संतुलन। तकनीकी प्रगति और उपयोगकर्ता सुरक्षा के बीच संतुलन। और केंद्रीय न्यायिक निगरानी व स्थानीय अदालती स्वायत्तता के बीच संतुलन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल हम आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे न्यायपालिका एआई विनियमन और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे जटिल मुद्दों से जूझ रही है, भविष्य में वकीलों और न्यायाधीशों को कौन से नए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि न्याय न केवल हो बल्कि तकनीकी रूप से भी सुविज्ञ हो। इसी विचार के साथ आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कानून और न्याय की दुनिया की नई सुर्खियों के साथ।